हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और उसकी वीडियो पार्ट 3 में बना रहा हूँ। दो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको नाम कैसे दें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज, यानी होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स के नाम होते हैं are based on the name of basic carbon chain modified by prefix और suffix। ये अपने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आप जानते होंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी, उपसर्ग यानी पहले लगने वाले। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो नाम के पहले जोड़े जाते हैं, जिनका नाम पहले आता है किसी भी कंपाउंड का नाम देने से। और सफिक्स वो होते हैं जिनमें हम, जिसको प्रत्यय भी कहते हैं हिंदी में, जो उस कंपाउंड के नाम के बाद में आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स किस तरीके से उसको मॉडिफाई करते हैं चेन को, जो कार्बन चेन जो होती है। इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या इंडिकेट करता है? जो फंक्शनल ग्रुप का की जो नेचर होती है वो उसको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल्स, द नेम ऑफ द एल्कोहल्स। एल्कोहल के जो नाम होते हैं टेकन इन एक्टिविटी 4.2, जो एक्टिविटी 4.2 में मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में, आर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ठीक है, सब में ओ एल क्या लगा हुआ है? ओ एच फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, इसलिए सभी के नाम क्या होंगे? ओल से होंगे। एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। यानी कोई भी कार्बन, जो कार्बनिक कंपाउंड जो होता है उसकी जो नेमिंग करते हैं, उसको जो नाम देते हैं हम, ठीक है, उसको इन मेथड से नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला क्या? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। यानी कार्बन जो कंपाउंड है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द सेम प्रोपेन। यदि किसी कंपाउंड में, किसी कार्बन कंपाउंड में यदि 3 कार्बन एटम है तो उसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस केस में इट इज इंडिकेटेड, इसको इंडिकेट किया जाता है इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। तो उसको इंडिकेट करते हैं, उसके नाम को, उस कंपाउंड के नाम को प्रीफिक्स या सफिक्स के बेसिस पर। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, यदि सफिक्स के हिसाब से इस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। यानी क्या होता है इसमें? जो नेम जो होता है कार्बन चेन का, इज मॉडिफाइड, उसको वो मॉडिफाइड हो जाता है बाय डिलीटिंग द फाइनल ई, ई को डिलीट करते हुए, एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स, और उसमें प्रोप्रिएट जो सफिक्स होता है वो ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 कार्बन चेन विद अ कीटोन ग्रुप। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक 3 कार्बन चेन वाला कीटोन ग्रुप लेते हैं, वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। को किस तरीके से नाम दिया जाएगा? प्रोपेन। प्रोप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। ठीक है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो ई क्या इंडिकेट कर रहा है? ई का मतलब यहाँ पे प्रोपेन 1। ठीक है, तो प्रोपेन प्लस 1, तो प्रोपे 1 हो जाएगा, प्रोपेन 1। इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, यदि कार्बन चेन जो होती है वो अनसेचुरेटेड होती है, देन द फाइनल एन इज द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय इन और आइंस। तो अगर अगर कार्बन चेन अनसेचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड के साथ है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में है तो आइन। इस तरीके से उनको नाम दिए जाते हैं एज गिवन इन द टेबल 4.4। फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन। यानी जो कार्बन चेन जो होगी, 3 कार्बन चेन जो होगी जिसमें 3 कार्बन है, उस चेन में डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। एंड इफ इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, यदि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन। तो उसे क्या कहेंगे? वो प्रोपाइन कहलाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसको समझ लीजिए। अगर आपने ध्यान दिया तो बिल्कुल ये चीज़ें बहुत आसान होती है, इसकी नेमिंग करना नोमेनक्लेचर में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से ऐड करते हैं, देखिए। सबसे पहला है फंक्शनल ग्रुप हेलोजन। हेलोजन में अब दो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये दो चीज़ें होती है। हेलोजन जो होते हैं वो प्रीफिक्स में आते हैं, जबकि अल्कोहल जो होते हैं वो सफिक्स होते हैं।
ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, इसके अलावा एक और भी होता है आयोडो, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे, सी सी सी, जो चेन होती है, जो अ, अगर हम स्केलेटन बनाए इसका तो सी 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 हो गए खाली इसमें, तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोप। ठीक है। और क्लोरीन इसमें क्या हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप जो हो गया हेलोजन है, प्रोपिक, इसमें क्लोरीन ऐड हो गया। यहाँ पे क्या था क्लोरीन की जगह, यहाँ पर हाइड्रोजन था, जो कि क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। और उसका नाम जो होगा, जैसे कि ये प्रीफिक्स है तो नाम सी एल का जो, यानी जो क्लोरीन जो होती है उसका नाम पहले आ जाएगा, यानी इसका जो नाम शुरू होगा इस कंपाउंड का वो क्लोरो से शुरू होगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है तो इसका नाम किससे शुरू होगा, क्लोरो। इसके बाद में आता है क्लोरो प्रोप। प्रोप कहा गया, अब इसका प्रोप का मतलब क्या है, 3 कार्बन। अगर 1 कार्बन होता है तो मैथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप। ठीक है। 4 होगा तो उसी तरीके से आगे उसकी काउंटिंग जो है बढ़ती चली जाएगी, 4 5 6। ठीक है। इसी तरीके से बढ़ते चले जाना है। 4 में ब्यूट हो जाता है, 5 में पेंटा हो जाता है, 6 में हेक्सा हो जाता है, तो इसी तरीके से काउंटिंग बढ़ती चली जाती है। तो इसका नाम क्या देंगे, क्लोरोप्रोपेन। एन क्यों लगाया, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। अब देखो मैं अलग अलग इसको इसको तोड़ के बता रहा हूँ। क्लोरो इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रीफिक्स लगा हुआ है। प्रोप इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। ठीक है। और एन इसलिए लगा है कि सभी में जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे, सभी में, और क्लोरीन में क्या होता है, सब में सिंगल बॉन्ड है, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अब पहले वाले में क्या था, सी एल लगा हुआ था, इसमें बी आर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका नाम किससे शुरू होना चाहिए, ब्रोमो से शुरू होना चाहिए। ठीक है। कार्बन कितने हैं, 3, तो इसका मतलब प्रोप होगा। सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, एक एक लाइन सब आप देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका मतलब एन हो गया, तो ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद बढ़ते हैं सफिक्स की तरफ। सबसे पहला आता है एल्कोहल। एल्कोहल में भी देखिए यहाँ पे इसमें सफिक्स कौन सा है, ओल, ओ एल। ठीक है। तो ये लगाना है इसमें ओल, जब इसका नाम हम लिखेंगे तो उसमें ओल आएगा। और फंक्शन जो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो होता है ओ एच। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, जहाँ पे अभी ओ एच आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है इस फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। ठीक है। तो ये एल्कोहल ग्रुप होता है जो ओ एच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, सबसे पहले प्रोप। प्रोप क्यों बोलेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है। और प्रोपेनॉल, ऑल क्यों बोलेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स क्या लगाया हमने, सफिक्स इसमें एल्कोहल में ओ एल सफिक्स होता है, यानी जितने भी एल्कोहल होते हैं सभी में प्रोपेनॉल, मेथेनॉल। अगर 1 कार्बन होता है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन होते हैं तो एथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो गया, 4 कार्बन अगर होते तो ब्यूटेनॉल हो जाता, 5 होते तो पेंटेनॉल हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी सेम, कार्बन जो होते हैं, कार्बन के नंबर घटने बढ़ने से इसका नाम जो है चेंज होता रहेगा। अगर 1 ही कार्बन दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, मेथेनॉल होगा, 2 कार्बन होंगे तो एथेनॉल होगा, अब 3 इसमें है तो प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, अल, सफिक्स क्या लगेगा इसमें, अल लगेगा इसमें, ए एल करके है। तो जो भी इस कंपाउंड का नाम होगा वो लास्ट में उसके क्या आएगा, अल आएगा सफिक्स। अब कितने कार्बन है काउंट करिए, 1 2 3, 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप तो आना ही आना है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे लास्ट में सी एच ओ, जैसे मैंने पहले भी टेबल में आपको ऊपर बताया था, इससे पहले वीडियो में मैंने जब बताया था एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो इसमें कौन सा ग्रुप है ये, सी एच ओ, जिसमें ओ जो होता है उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है। ठीक है। तो ये पूरा एक ग्रुप है सी एच ओ, ये एंड पे ही जुड़ता है हमेशा, प्रोपेनल। अल इसमें क्यों लगाया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। प्रोप क्यों लगाया, क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है। इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन में क्या होता है, कौन सा सफिक्स लगा हुआ है इसमें, ठीक है, क्या कौन सा सफिक्स लगा हुआ है इसमें, ऑन, यानी 1 लगा हुआ है इसमें, ओ एन ई। बोलेंगे कैसे, ऑन करके इसको बोलेंगे हम। लेकिन ये ध्यान रखें कीटोन ग्रुप जो होता है बीच में लगता है हमेशा, तो आपको 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और जो बीच वाला जो कार्बन है उस पर क्या लगा हुआ है, उसी में ओ भी जुड़ा हुआ है नीचे। ठीक है। तो ये क्या हुआ, यही इसमें फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सी ओ करके होता है, लेकिन वो बीच में जुड़ा हुआ होता है, हमेशा साइड में नहीं होता। तो CH3CO CH3, इस तरीके से कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन है, तो प्रॉप उसको देंगे वहाँ पे
और इसमें ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कीटोन। ऑन इसमें सफिक्स है तो इसमें प्रोपेनॉन हो जाएगा ये। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स क्या है इसमें, ओइक एसिड। ओइक, जब भी इसका नाम बोलेंगे हम, एथेनोइक, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, तो यानी ओइक उसका नाम बोला जाएगा जब हम इसको बोलेंगे कंपाउंड को। तो जैसे 3 कार्बन इसमें हैं तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक। ओइक, ओइक क्यों लगाया इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है लास्ट में वो हो रहा है COOH। सबसे लास्ट वाले कार्बन पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जिससे इससे पहले में क्या था, बीच में CO आया था, उससे पहले में क्या था, CHO लास्ट में आया था, और यहाँ पे लास्ट में क्या रहा, COOH। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम कैसे होगा, कैसे बोला जाएगा, ओइक, क्योंकि इसमें सफिक्स है तो इसका नाम बोलेंगे हम प्रोपेनोइक। अगर 1 कार्बन होता है तो मेथेनोइक, 2 कार्बन होते तो क्या होता, एथेनोइक, 4 कार्बन होते इसकी जगह, 3 की जगह, तो क्या होता, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। अब इसके बाद आता है डबल बॉन्ड यानी एल्कीन्स। अब तक के आपने 1 से लेकर के 5 तक जितने भी आपने देखे हैं सभी में क्या था, सिंगल बॉन्ड लगे हुए थे। केवल फंक्शनल ग्रुप जो था वहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अभी आपने देखा कि सभी में सिंगल बॉन्ड थे। ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे 6 नंबर पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले वाले 2 कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, जो लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड आ गया बीच में, यानी सेकंड वाले और थर्ड वाले के बीच में, कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 2 लाइन आपको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 कार्बन का मतलब प्रोप। और इन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सफिक्स इसमें क्या लगेगा, सफिक्स लगता है डबल बॉन्ड वालों में इन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों में आइन लगता है। इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर 7 है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, इसमें सफिक्स क्या है, आइन, तो इसका नाम कैसे बोलेंगे, ऐसे प्रोपाइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा प्रोपाइन। और आप देख रहे होंगे 7th वाले इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले में कि जो सेकंड वाला कार्बन है, जो थर्ड वाला कार्बन है, उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन नहीं होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है कहीं पे भी तो प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो प्रोपाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको उनकी नेमिंग कर सकते हैं, इसी को कहते हैं नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इनको मैं अलग से करा दूंगा क्योंकि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में इस तरीके से नहीं बताई जा सकती वो चीज़ें, उसका वीडियो फिर अलग ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी जो भी कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडिंग, अब इसमें क्या स्टडिंग करेंगे, अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, क्योंकि जो ज़्यादातर जो फ्यूल्स होते हैं वी यूज़ आर आइदर कार्बन, या तो वो कार्बन के बने हुए होते हैं, और इट्स कंपाउंड, या इसके कंपाउंड के बने हुए होते हैं। वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन, हम सबसे पहले कंबशन के बारे में स्टडी करेंगे। कंबशन, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जो कार्बन जो होता है अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में, कार्बन के आपने सुना होगा एलोट्रोप्स भी होते हैं, यानी कार्बन के जो रूप होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं उनको हम एलोट्रोप्स भी बोलते हैं कार्बन के। यानी कार्बन जो होता है अपनी कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में। बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब ये कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं जब ऑक्सीजन में बर्न होते हैं टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, जिसमें हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड, ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसमें बहुत हीट निकलती है, लाइट निकलती है जब उसको बर्न किया जाता है। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट यू लर्न अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखी थी। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है इससे। ऐसे मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हीट और लाइट, ये चीज़ें प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है एथेनोइक, एथेनोइक जो एसिड होता है, अब इसमें 2 कार्बन है यहाँ पे, समझ लीजिए 2 कार्बन जो होता है यहाँ पे एथेनॉल, सॉरी
एथेनॉल जो है, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप इसमें लगा हुआ है OH। तो एथेनॉल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट इसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज हैं छोटी छोटी, इनको भी आप करके देख सकते हैं, क्योंकि करके देख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें इसके बारे में समझा देता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जब उनको बर्न किया जाता है तो गिव अ क्लीन फ्लेम, उसकी जो फ्लेम होती है वो क्लीन होती है, साफ सुथरी होती है। वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम। और जब भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, उनका कंबशन किया जाता है, तो उनसे जो फ्लेम निकलती है वो येलो कलर की फ्लेम होती है। एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और उसमें से बहुत सारा काला धुआं भी निकलता है। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। अगर हम उसकी फ्लेम पर कोई मेटल प्लेट लगते हैं तो बहुत सी सूटी डिपॉजिट उसके ऊपर, यानी जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन। और जो इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है वो एयर जो होता है उसकी लिमिटेड सप्लाई की वजह से होता है। और एन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग अ सूटी फ्लेम, जबकि जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सूटी फ्लेम देते हैं। द गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम, यानी गैस या फिर जो केरोसिन के जो स्टोव्स होते हैं जब उनको यूज किया जाता है घर पे, हैज इनलेट्स फॉर एयर, उनमें क्या होता है, एयर के लिए इनलेट्स होते हैं, सो दैट, ताकि आर साइंटिफिकली ऑक्सीजन रिच, यानी साइंटिफिकली क्या होता है, सॉरी सफिशेंटली ऑक्सीजन रिच, यानी सफिशेंट मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँच सके। और जब जब वहाँ पे सफिशेंट ऑक्सीजन पहुँच जाती है तो कंबशन कैसा होता है, फिर कंप्लीट कंबशन हो जाता है। मिक्सचर इज बर्न टू गिव, अच्छा, ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। और अगर उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे तरीके से होती है तो उसमें जो निकलने वाली फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है। इफ़ यू ऑब्जर्व, यदि आप ऑब्जर्व करते हैं, द बॉटम्स ऑफ द कुकिंग वेसल्स, जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, गेटिंग ब्लैक एंड, वो कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। इसका मतलब क्या है, यदि गैस स्टोव पर यदि बर्तन काले होने शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिए कि जो एयर होल्स हैं वो क्या हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं। एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड, और फ्यूल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव कम अमाउंट हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन इट, क्योंकि जितने भी फॉजिल फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो उनमें क्या होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर भी होते हैं। देयर कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जिसके कंबशन की वजह से सल्फर के और नाइट्रोजन के दोनों के ऑक्साइड्स भी फॉर्म होते हैं, विच आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में मेजर पोल्यूशन होता है। अब इसमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वाई डू सब्सटेंसेज बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम, यानी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं इनमें फ्लेम नहीं होती। ठीक है, कैसे चलते हैं वो। हैव यू एवर ऑब्जर्व आइदर अ कोल और वुड फायर, जब भी आप किसी कोयले को या लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें आप क्या अपने ऑब्जर्व किया इसमें, इफ़ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम एक ऐसा चांस होगा आपके पास में। टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट्स टू बर्न। अब क्या होता है जब कोई लकड़ी या फिर जो कोयला जो होता है वो जलना शुरू होता है। यू हैव सीन अबाउट दैट अ कैंडल और एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न्स विद अ फ्लेम। आपने देखा होगा जो कैंडल जो होती है, ये जो एलपीजी गैस जो होती है वो क्या होती है, फ्लेम, इसमें स्टोव में फ्लेम के साथ जलती है। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व द कोल एंड चारकोल इन एन अंगीठी, एक अंगीठी जो होती है इसमें कोल या फिर चारकोल जला जाता है, समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट विदाउट अ फ्लेम, उसको आपने देखा होगा बिना फ्लेम के जलते हुए। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसेस सब्सटेंस बर्न। ये फ्लेम तब कब बनती है, जब कोई गैसियस सब्सटेंस होता है वो बर्न होता है, तब जा कर के फ्लेम बनती है।
ठीक है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड, जब वुड और चारकोल को इग्निटेड किया जाता है, इग्निटेड का मतलब क्या होता है, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज, जो उसमें वोलेटाइल जो सब्सटेंस होता है वो वेपराइज होता है, एंड बर्न विद द फ्लेम, और एक फ्लेम के साथ में जलता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। अ ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन, एक ल्यूमिनस फ्लेम का मतलब होता है दिखाई देने वाली जो फ्लेम होती है वो दिखती है उसमें। व्हेन द एटम्स ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड, जब गैसियस सब्सटेंस को हीट किया जाता है, एंड स्टार्ट टू ग्लो, और वो जलना शुरू हो जाता है, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट, जो कलर जो प्रोड्यूस होता है हर किसी एलिमेंट के द्वारा, प्रत्येक एलिमेंट के द्वारा, इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, वो उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर, ट्राई कीजिए एक कॉपर वायर को गर्म करने की, इन फ्लेम पर, और गैस स्टोव या फिर गैस स्टोव पर, एंड ऑब्जर्व इट्स कलर, उसके कलर को चेंज कीजिए, सॉरी इसको कलर को ऑब्जर्व कीजिए। यू हैव सीन, आपने क्या देखा उसमें, दैट इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स सूट विद अ कार्बन, यानी जो इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, सूट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जो कार्बन के पार्टिकल है, ऑन द बेसिस, इस आधार पर, व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम टू, तो इसी वजह से आप बता सकते हैं कि जो कैंडल फ्लेम का जो कलर होता है वो किस तरह का होता है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोल जो होता है, जब बहुत सारे ट्रीज होते हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत बिलियन ईयर्स पहले क्या था, बहुत सारे जो ट्रीज थे जो बरीड हो गए थे, जो दब गए थे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और उनके ऊपर जो लेयर जो थी मिट्टी की, सॉइल की जो लेयर जो थी उसके ऊपर डिपॉजिट होती चली गई, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता चला गया, और वहाँ पर एयर नहीं मिलती थी उस टाइम, क्योंकि उसमें कार्बनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो एयर की एब्सेंस में होता है। तो जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से और जो प्रेशर है वो भी बढ़ता चला गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से जितने भी ट्रीज थे वो सभी कोल में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से पेट्रोलियम जो था, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट जो भी होते हैं, जब बहुत बड़ी संख्या में मर जाते हैं, और ये पेट्रोलियम में बहुत लंबे टाइम के बाद ये मिलना शुरू होता है, ठीक है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में बरीड हो जाते हैं, वो भी दब जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इसी तरीके से लेयर जो होती है डिपॉजिट होती चली जाती है, और कहीं ना कहीं हीट और प्रेशर की वजह से ये वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस पूरे पूरे को बोलते हैं बायोमास। बायोमास क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको बायोमास कहा जाता है, जब वो बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं उसके नीचे। चलिए इसके बाद आता है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपने पहले पढ़ रखा होगा चैप्टर 1 में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किसी भी एलिमेंट के साथ में। टेक अबाउट 3 ml ऑफ एथेनॉल, लगभग 3 ml एथेनॉल लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, एंड बॉम मीटर उसको गर्म करते हैं, जेंटली इन वाटर बाथ में, एड आ 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी 5% एल्कलाइन लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके, टू दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में। डज द कलर ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट परसिस्ट व्हेन व्हेन इट इज़ एडिड इनिशियली, जब आप उसको स्टार्टिंग में डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज होता है। वाई डज द कलर ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट नॉट डिसअपियर, कि कलर जो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो दिखाई क्यों नहीं देता है, व्हेन एक्सेस इज एडिड, जब उसको ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें हमेशा क्या होती है, प्रैक्टिकल करने से ही आती है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये स्कूल में ही पॉसिबल हो सकता है, तो जहाँ आप इसको करके देखेंगे अपने आप। यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑन कंबशन, जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन में। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वी हैव रिएक्शंस, हमारे पास में कुछ रिएक्शंस भी है जिसमें अल्कोहल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। जैसे सबसे पहला एथेनॉल। एथेनॉल में क्या है, CH3CH2OH, और ये किसके प्रेजेंस में, KMnO4, उसमें हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है उसको,
और एक इसमें एसिडिफाइड K2Cr7 भी होता है। जब उसको इसी प्रेजेंस में जब हीट दी जाती है तो क्या बनता है, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड इसमें बनता है। वी सी दैट सम सब्सटेंसेज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। हमने देखा कि कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, जो दूसरे किसी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। दिस सब्सटेंसेज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है और एसिडिफाइड पोटेशियम क्लोराइड आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड्स। तो क्या बना दिया उन्होंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, यानी ऑक्सीजन को ऐड करके टू द स्टार्टिंग मटेरियल में। हैंस दे आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इस प्रकार उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऐड हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सच एज पैलेडियम और निकल। पैलेडियम और निकल जो होता है टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसकी वजह से क्या मिलते हैं, हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेज, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं दैट कोज अ रिएक्शन टू अकर, जो किसी रिएक्शन में कोज बनते हैं, कारण बनते हैं उसका, प्रोसीड और एट अ डिफरेंट रेट, और जो क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रेट पे, विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। मतलब किसी रिएक्शन को प्रभावित किए बिना उसके रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, यानी जो जितने भी वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं इसमें आमतौर पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है। वाइल एनिमल फैट जो होता है ना, हैव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, एडवर्टाइजिंग स्टेटिंग, एडवर्टाइजिंग देखे जिसमें ये बताया जाता है दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, कि कुछ जो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि एनिमल जो होते हैं, एनिमल फैट जो होते हैं उनमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ऑयल के अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, जो कुकिंग के लिए यूज़ किए जाने चाहिए, चूज किए जाने चाहिए। इसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फर्मली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रीएजेंट्स। जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं फर्मली अनरिएक्टिव, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रीएजेंट्स, ज़्यादातर रीएजेंट्स के साथ में क्या होता है, वो इनर्ट होते हैं, यानी एक्टिव नहीं होते। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडिड टू हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन्स के साथ में ऐड किया जाता है इन वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तेज रिएक्शन में। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन, क्लोरीन क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आइटम को 1 by 1 एक एक करके। इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम, क्योंकि एक तरह का जो एटम होता है और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर एटम्स के जो ग्रुप होते हैं, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, वो दूसरे की जगह ले लेते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड, यानी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनते हैं विद अ हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स, यानी एक बड़ी संख्या में प्रोडक्ट जो होते हैं वो आमतौर पर बनते हैं विद अ हायर होमोलोजियस ऑफ एल्केन्स, ठीक है। जो होमोलोग जो होता है एल्केन्स के, उनके प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सारे। तो आप यहाँ देख सकते हैं CH4 यानी मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में, और क्या बनाता है, CH3Cl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसके बाद आता है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड।
तो ये टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो में, जो आगे आने वाली जो वीडियो होगी, उसमें इसको कवर करेंगे।